आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि खुलासा कह लीजिए या जिस चीज़ पर आज मैं बात करूंगा वो विषय ऐसा है कि जिसको समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर आप में संयम है, पेशेंस है कि आप पूरा देख सकते हैं तो ही देखें, वरना सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाना कभी सही हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। एक व्यक्ति हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उनकी एक बड़ी मशहूर लाइन है कि अ लिबरल मैन इज टू ब्रॉड माइंडेड टू टेक हिज ओन साइड इन ए क्वेरल। मतलब एक उदारवादी व्यक्ति इतना व्यापक उसकी बुद्धि होती है कि वो झगड़े में भी अपनी साइड नहीं लेता, अपना पक्ष नहीं लेता। खैर ऐसा कभी हो नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऐसी लाइनें न बनती कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, युद्ध में कुछ भी संभव है। अभी जो समय चल रहा है, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। इस समय में पूरे देश में लॉकडाउन है, और अभी तो खैर पार्शियल लॉकडाउन है, कहीं पर कंप्लीट लॉकडाउन है। तो ऐसे समय में भारत सरकार के द्वारा लिक्वर शॉप्स, जो शराब की दुकानें हैं, वो खोल दी गई हैं। अब इसके पीछे तर्क वितर्क या कुतर्क क्या दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है कि सरकार के पास कोई भी इनकम के सोर्सेज नहीं है, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया है। और जो अल्कोहल है, शराब है, वो एक बहुत बड़ा जो है सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ शराब की दुकानों पर 4-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसमें भी दिल्ली राज्य आगे निकला हुआ है। वहां पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और हर जगह कियोस में कहूँ नजर आ रहा है। ऐसे समय में एक महाशय हैं, ये ध्रुव राठी, इन्होंने जो अल्कोहल टैक्स है उसके ऊपर अपनी राय दी है, ओपिनियन दिए हैं, और बाद में कुछ सजेशन दिए हैं। मेरे एक मित्र ने बताया कि उन्होंने लिंक भेजा और उन्होंने कहा कि ये वीडियो देखनी चाहिए आपको। खैर मैंने 12-13 मिनट अपने खराब किए वो वीडियो देखने के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए कि कैसे नरेटिव सेट किया जाता है। मुझे बोलना किसी और विषय पर है, मैं बोल किसी और चीज़ पर रहा हूँ, और मैं बड़े ही ट्रिकी वे में, इंटेलिजेंट वे में, चतुराई के साथ मैं किसी और चीज का इंजेक्शन आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में दे रहा हूं। इसमें मैंने वो वीडियो को पूरा देखा और कुछ पॉइंट्स मैंने जो है वो नोट डाउन किए, ताकि मैं उन पर अच्छे से आपके साथ बात कर सकूं। अब इसमें पहले तो उस व्यक्ति ने स्टैट्स बताए कि अल्कोहल से इतना रेवेन्यू आता है भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटीज को, और उसके बाद उसने बताया कि ये ज़रूरी है क्योंकि और सोर्सेज ऑफ इनकम जो है भारत सरकार के बंद हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है ये बात, लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि जो 70-75 साल का कालखंड है, ये जो समय है आज़ादी के बाद का, इसमें एक पार्टी की सरकार ज़्यादा रही है। उसने देश को ऐसा कर दिया है कि देश बिना शराब के चल नहीं सकता। मुश्किल से 40-45 दिन का लॉकडाउन हुआ है, और ऐसी स्थिति में है देश कि हम 40-45 दिन भी देश को नहीं चला सकते बिना शराब के। तो सोच कर देखिए कि ये जो सरकारें हैं, ये जो एक ही पार्टी की सरकार रही है, उसने किया क्या है? उसने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश को आदी बनाया है नशे का। इसमें एक और बात आती है कि अगर अल्कोहल से ही भारत सरकार को इनकम हो रही है, तो क्यों न गांजा, अफीम, चरस, इसको भी जो है लीगलाइज कर दिया जाए और भारत सरकार को टैक्स मिले, इनकम आए, वो इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। एक और तथ्य जिस पर ये जो कहता है कि मैं स्टैट्स पर बात करता हूं, ध्रुव राठी, उसने ना कभी स्टैट्स पर बात की इस वीडियो में, ना ही वो आगे करेगा, जो हेल्थ स्टैट्स है। शराब पीने की वजह से भारत में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये आंकड़े हैं। एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार में 16 करोड़ से ज्यादा लोग ऑफिशियली शराब पीते हैं, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल गंभीर रूप से बीमारियों से घिर जाते हैं। उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जिसमें हमारा जो है पैसा खर्च होता है, और वो अनप्रोडक्टिव है। वो एज ए कंज्यूमर हम सिर्फ ले सकते हैं, वो भारत सरकार पर सिर्फ बोझ है, उस पर ये कभी बात नहीं करेगा। खैर उसके बाद आते हैं, इस पर यह कभी बात नहीं करेगा कि इस लॉकडाउन के दौरान जब
ये भीड़ इकट्ठी हो रही है तो इससे ये जो बीमारी फैलेगी, जो इन्फेक्शन फैलेगा, उससे भारत सरकार का कितना लॉस होगा उस पर ये बात नहीं करेगा। इसके बाद इसने वीडियो में कुछ सजेशन दिए कि और सरकारें क्या कर सकती हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। तो इसने बड़े ही ट्रिकी वे में वो जो है नरेटिव सेट किया। बात ये अल्कोहल टैक्स पर, लॉकडाउन पर और इकोनॉमी पर कर रहा था। और नरेटिव कैसे सेट किया इसने सजेशंस दिए, उस हर एक सजेशन पे मैं बात करूंगा। पहला सजेशन था पेट्रोल प्राइस, कि सरकारों को जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाने चाहिए। और इसने बताया, जो जानकारी ठीक थी, कि सरकारों ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए हैं, दाम बढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो दूसरा इसने अपना सजेशन दिया वो ये था, इसने बड़े ही ट्रिकी वे में, पहले तो इसने बोला कि ये मेरी तरफ से सजेशन है, उसके बाद इसने 5-7 सजेशन दिए। लेकिन जो दूसरा सजेशन था उसमें ये बड़े ही चतुराई से ट्रिकी वे में ये कहता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्ट्रा रिच टैक्स जो है कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए। अल्ट्रा रिच टैक्स मतलब जो व्यक्ति अमीर है उन पर टैक्स लगा देना चाहिए। मतलब बात क्या करना चाह रहा है ये, कि अंग्रेजों का शासन लगा हुआ है क्या, गुलाम है क्या देश, कि मतलब कोई भी विपदा आए या कुछ भी आए तुम टैक्स लगा दो। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, शायद इसको ये स्टैट्स पता नहीं हो, और अगर पता होंगे तो ये कभी बताएगा नहीं। भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। मेरी जानकारी के अनुसार शायद 1-2 ही और देश हैं जो भारत से ज्यादा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स लगाते होंगे, अगर हम दोनों टैक्स की बात करें तो। दूसरा, अल्ट्रा रिच टैक्स। ये अंग्रेज क्या करते थे, जब भी कोई व्यक्ति जमींदार या अमीर व्यक्ति होता था, और गरीबों पर भी टैक्स लगा देते थे जब भी कोई विपदा आती थी और इनको जब लूट मचानी होती थी। लेकिन हर चीज का, हर काम करने का एक तरीका होता है। अब प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया कि मैं पीएम केयर फंड जो इन्होंने बनाया, कि उसमें आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीजिए। उसमें क्या किया, उसमें बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने, अमीर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। अल्ट्रा रिच टैक्स कभी भी, मेरा ये मानना है, जबरदस्ती नहीं लिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि अमीर व्यक्ति हैं तो उन पर आप जो है नॉर्मल रूटीन में उन पर टैक्स बेशक ले लीजिए। लेकिन जब ये विपदा का समय है, प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, इकोनॉमिस्ट को, और ये हमारे बिजनेसमैन हैं, इनको, कर्मचारियों को नहीं निकालना चाहिए, इनको पे नहीं काटनी चाहिए। तो वो बेचारा जो अमीर आदमी है वो भी करेगा क्या? उसने कहीं से चोरी करके पैसा लिया है क्या? कहीं से लूटा है क्या? उसने भी तो कमाया है। तो या तो वो इस समय में पीएम केयर फंड में जो है मदद दे सकता है, वो जो दे भी रहे हैं सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति, उसके साथ साथ कर्मचारियों को भी उसको पे करना है, सैलरी देनी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये जो विचारधारा ना, ये कार्ल मार्क्स की है। ये कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, ये क्या है कि अमीरों से लूट के गरीबों में बांट दो, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें अमीरों को एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे और जिससे वो पैसा कमाए, और भारत सरकार को या किसी भी देश की सरकार को या अपनी देश की सरकार को वो हेल्प करे, मदद करे जब ये विपदाएं आती है। यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में लेके चलने का ये जो है खेल खेला जा रहा है। उसके बाद इसने तीसरा जो अपना सजेशन दिया वो ये था कि जो जंक फूड है वो सेहत के लिए हानिकारक है, उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। अच्छी बात है, मैं फुल सपोर्ट करता हूं। अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इस पर विदेशों ने भी जो है टैक्स लगाया है, इसने अपनी वीडियो में जानकारी दी, और भारत में भी होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो फास्ट फूड और ये इंडस्ट्रीज हैं, इन पर जो विदेशों ने टैक्स लगाया उससे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ एक 5 सेकंड में ही ये एक लाइन बोल गया, ये कहता है कि यूजलेस स्टैचू पर पैसे खर्च किए गए, वो पैसे जो है काम के इस्तेमाल में होने चाहिए थे जब ये विपदा आई है। तो इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि स्टैचू जो है वो गुजरे जमाने में बना था और विपदा आई है अब, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि 70-75 साल से सरकारों ने किया क्या है
ये जो सजेशन है ना इसका, ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। मतलब व्हाट्सएप पे ये जो मैसेजेस आते हैं ना, वो सजेशन है कि मंदिर, इतने मंदिर ना बनाए होते तो जो है अब एम्स खुले होते तो ज़्यादा इलाज होता। इटली में भी जो है अस्पताल हैं सफिशिएंट अब मात्रा में, यूएसए में भी अस्पताल हैं, लेकिन समस्या क्या आ रही है, जो ये बीमारी आई है इसका भी हमारे पास इलाज नहीं है, इसलिए स्थिति भयावह है, इसीलिए डरावनी स्थिति है। और जानकारी के लिए बता दूं कि 70-75 साल में जो सरकार है वो एक ही पार्टी की अधिकतर सरकार रही है जिसने पूरे देश में एक एम्स खोलने का जो है अपना काम किया था। और ये जो मौजूदा सरकार है ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि कम से कम एक एम्स तो हर राज्य में होना चाहिए। तो काम कौन कर रहा है कौन नहीं, ये मैं नहीं, आप खुद तय कर लीजिए। उसके बाद एक और सजेशन इसने जो है दिया, सजेशन तो मैं नहीं कहूँगा, इसने बड़े अच्छे से बता दिया कि भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है थोड़ा सा बता दूं। जो हमारा इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट का रास्ता है ये लगभग 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर मैं एक लाइन में बता दूं, इस 3-3.5 किलोमीटर के एरिया से ही पूरा भारत और भारत की सरकार चलती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है, पीएमओ ऑफिस है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, जहां पर मिनिस्ट्रीज के सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, देश को चलाते हैं। ये वो एरिया है। भारत सरकार उसको रीडेवलपमेंट करने जा रही है। पार्लियामेंट को दोबारा से बनाया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो इसने बताई, जिस पर इसका फोकस था, कि इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगेंगे जो वेस्ट है। बड़े अच्छे से इसने दबाव डालकर इसको ये बात कही कि वो वेस्ट है और इसको टाला जा सकता है। तो मैं इस महाशय को बता दूं, इसको जानकारी होगी तो भी ये नहीं बताएगा। ये जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, ये ऐसे वैसे नहीं है। अधिकतर बिल्डिंगें जो इस एरिया में है, जहां से पूरा भारत चलता है, भारत सरकार चलती है, उसमें अधिकतर बिल्डिंगें 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। कोई भी बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है। अगर गिरती है, अगर देश का कोई भी कर्मचारी उससे आहत होता है, उसको इंजरी होती है, तो यही लोग, ये जो लेफ्टिस्ट विंग है, ये गला फाड़ के कहेगा कि भारत सरकार का जो, जहां से भारत सरकार चलती है, हाईली पोस्ड एरिया, उसमें बिल्डिंग गिरी, इतने हताहत हुए, कर्मचारियों की मौत हुई या घायल हुए। 100 साल से ज्यादा बिल्डिंगें पुरानी हैं, तो उनको क्या नया नहीं बनाया जाना चाहिए? नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में हजारों कर्मचारी काम करते हैं, क्या उनकी जान जोखिम में डाल देनी चाहिए? दूसरी बात, भारत सरकार के पास उस एरिया में जगह कम है, तो जब भी समय के साथ डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, वर्कलोड बढ़ता है, वर्क फोर्स बढ़ती है, तो भारत सरकार को क्या करना पड़ता है कि अपने ऑफिसेज किराए पर लेने पड़ते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल भारत सरकार 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए देती है, ऑफिसेज को किराए पर लेती है। वो 20 साल में वसूल हो जाएगा। 1,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, किराए के रूप में भारत सरकार देती है, क्योंकि जगह नहीं है। पार्लियामेंट को दोबारा बनाया जाएगा, एमपीज के लिए जगह कम पड़ रही है। अरे जब भारत सरकार को काम करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, कर्मचारियों को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो काम कैसे होगा? उसको ये वेस्ट प्रोजेक्ट बताता है और कहता है कि इसको टाल देना चाहिए। टालने वाली चीजें टालनी चाहिए। एल्कोहल को, लिक्वर शॉप्स को ओपन करने से चीजें सुधरेंगी नहीं, चीजें गड़बड़ाएंगी, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, लीवर फेलियर से होने वाली मौतें बढ़ेंगी। और यहाँ पर बात सिर्फ अल्कोहल टैक्स की नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, बात यह है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है, यूजलेस स्टैच्यू, उसके बाद यूजलेस ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये ऐसे ऐसे शब्द ये जो यूज कर रहा है ना, ये नैरेटिव सेट होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि जो सरकार कर रही है वो यूजलेस है, ताकि ये अपने एजेंडा जो ये सबकॉन्शियस माइंड में लेकर चलते हैं, लोगों के माइंड में डालने के लिए वो सफल हो जाए। इसको अल्कोहल टैक्स से कोई लेना देना थोड़ी है। भारत सरकार ने उसके बाद एक और चीज है, ये कह रहा था कि पीएम केयर फंड जो बनाया है उसका पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। अरे तुझे पता है क्या कि वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसको ये कहता है ट्रांसपेरेंट नहीं है।
इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो कांग्रेस के समय में बना था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार पावर में हो चाहे ना हो, लेकिन कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस केयर फंड का जो है एक सदस्य रहेगा, वो इसके लिए ट्रांसपेरेंट था। ये जो है ये मानसिकता हमें समझनी होगी ताकि हम इन लोगों के एजेंडे को समझे, ये कहना क्या चाहते हैं, परोसते क्या हैं और उसके पीछे इसका एजेंडा क्या होता है। खैर इतने समझदार आप भी होंगे, लेकिन मैं इन बातों पर अपने ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहता था, वो मैंने किए। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्वास्थ्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी, इसके लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्ते।